Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. This is B. Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डायबिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें सबसे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि पेनक्रियास के हम सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डायबिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस को डिस्कस करेंगे। मेन डिफरेंस को समझेंगे बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस और इसके अलावा पैथोजेनेसिस, मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पेनक्रियास की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को रिव्यू करेंगे। बेसिकली पेनक्रियास एपिगैस्ट्रिक रीजन में पाया जाता है और ये बिलो दी स्टमक ड्यूडेनम के साथ बिल्कुल करीब होता है और पेनक्रियास ने एक ही टाइम पे ये इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है, यानी इससे हार्मोन की सिक्रीशन भी होती है और इसके साथ साथ ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। इससे एंजाइम की सिक्रीशन भी होती है जैसे कि अमाइलेज, लैपेस, ट्राइप्सिन एंड कीमोट्राइप्सिन। सो दैट्स वाई इसे हम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट्स है और ये बिहाइंड द स्टमक के बिहाइंड पे ये लोकेटेड होता है और बिलो द लीवर के बिल्कुल नीचे एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्री। और अगर बैक साइड पे वर्टिब्री की बात करें तो ये फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्री जो लंबर स्पाइन है उसके बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड लंबर स्पाइन में वाक़या होता है। 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम हेड कहते हैं, दूसरे को हम नेक कहते हैं और बिल्कुल बॉडी को जो सेंट्रल पार्ट होते हैं उसे हम बॉडी कहते हैं और सबसे एंड नैरो पार्ट जो होते हैं उसे हम टेल कहते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इसके साथ साथ इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट होता है बाय स्मॉल ट्यूब कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए बेसिकली ये ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट होता है। इसे हम हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं और इससे पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन होती है जिसे हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन भी होती है जो कि फूड की इमल्सिफिकेशन में, फूड की डाइजेशन में इसका काफ़ी रोल होता है। इसके अलावा इससे बहुत सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, स्पेशली इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टैटिन। तो ये पेनक्रियास की डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल पाए जाते हैं और ये इंडोक्राइन सेल होते हैं। 3 किस्म के सेल होते हैं। एक को हम अल्फा सेल कहते हैं जिससे इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। एक को हम बीटा सेल कहते हैं जिससे अल्फा सेल से बेसिकली ग्लूकागोन की सिक्रीशन होती है, बीटा सेल से इंसुलिन की सिक्रीशन होती है और जो डेल्टा सेल होता है उस डेल्टा सेल से बेसिकली सोमेटोस्टैटिन की सिक्रीशन होती है। तो ये ड्यूडेनम का स्मॉल पोर्शन है जिसने हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ऊपर लीवर के साथ भी कनेक्टेड होता है और नीचे ड्यूडेनम के साथ भी कनेक्टेड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो एकिनर और डक्ट टिश्यू पर मुश्तमिल होता है। एकिनर और डक्ट टिश्यू से बेसिकली एंजाइम्स की, डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन होती है। और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बेसिकली आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल पर मुश्तमिल होते हैं और जिससे 3 डिफरेंट किस्म के हार्मोन की सिक्रीशन होती है जिसे अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा हार्मोन कहते हैं, सेल कहते हैं। उससे अल्फ़ा से ग्लूकागोन की सिक्रीशन होती है, बीटा से बेसिकली इंसुलिन की सिक्रीशन होती है और डेल्टा से सोमेटोस्टैटिन की सिक्रीशन होती है। तो बेसिकली पेनक्रियास इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है और इसके साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो सिक्रीशन करता है, एंजाइम की सिक्रीशन करता है जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल है। और इसके अलावा जो इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाट है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या आइसोलेट सेल पर मुश्तमिल होते हैं और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल बेसिकली 1 मिलियन सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट बेसिक यूज़। ये 1 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बेसिकली 3 डिफरेंट सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि जो 1 मिलियन सेल है, 1 मिलियन सेल है जिसे हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। उसमें अल्फा सेल भी होते हैं, उसमें बीटा सेल भी होते हैं और उसमें डेल्टा सेल भी होते हैं। अल्फा सेल बेसिकली ग्लूकागोन एक हार्मोन है, उस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और बेसिकली ये ग्लाइकोजिन को ब्रेक डाउन करके स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करता है, ग्लूकागोन यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ग्लाइकोजन जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जब हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यानी कि जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो हमारे लीवर और इसके अलावा मसल्स में ग्लाइकोजन यानी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी सूरत में स्टोर होता है
और जब पैर फाके की कंडीशन होती है, यानी कि हमें कोई खुराक नहीं मिल रहा होता है और किसी सफ़र पे होते हैं, तो उस दौरान हमारे बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसकी ब्रेक डाउन होती हैं और वो बेसिकली ग्लाइकोजन से ग्लूकोज पे कन्वर्ट करना, ये अल्फ़ा सेल यानी कि ग्लूकागोन का फंक्शन होता है। इसके बाद सेकंड है बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन भी ये एक हार्मोन है और ये क्या काम करता है, ये ब्लड से तमाम ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। डेल्टा सेल की बात करें तो डेल्टा सेल बेसिकली ग्लूकागोन और इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। नाउ डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास में अगर इंडोक्राइन सेल में डिसऑर्डर आता है तो उसके नतीजे में डायबिटीज़ मेलिटस कॉज होती है। और डायबिटीज़ मेलिटस के दो बेसिक टाइप्स है, एक को हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं और दूसरे को हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। नाउ व्हाट इज डायबिटीज़? डायबिटीज़ क्या है? बेसिकली डायबिटीज़ इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का डिसऑर्डर भी है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डिसऑर्डर भी है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है और जिसके नतीजे में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में भी डिसऑर्डर आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी डिसऑर्डर आ जाती है और इसके अलावा फैट के मेटाबॉलिज्म में भी यानी कि गड़बड़ आ जाती है। इसके नतीजे में इंसुलिन अवेलेबिलिटी एंड इंसुलिन नीड, यानी कि या तो इंसुलिन की अवेलेबिलिटी शॉर्ट हो जाती है या इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। या सिंपली डायबिटीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़। ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है और इसके नतीजे में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया से मुराद ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और इसके नतीजे में यानी ये हाइपरग्लाइसीमिया किस वजह से हो सकता है? डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, या तो इंसुलिन के सिक्रीशन में ख़राबी होती है या इंसुलिन के एक्शन में ख़राबी होती है या एक ही टाइम पे दोनों, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते और या इंसुलिन की सिक्रीशन ख़राब हो जाती है, इंसुलिन का रिस्पॉन्स ख़राब हो जाता है। इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो बेसिकली इस फिगर में आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स हम इंटेक करते हैं न्यूट्रिशन के ज़रिए और जब ये हमारे स्टमक में आते हैं तो स्टमक से एब्जॉर्प्शन हो जाती हैं, हमारे ब्लड में दाखिल हो जाते हैं और इसके नतीजे में ब्लड ग्लूकोज अमाउंट बढ़ जाती है। और जब ब्लड ग्लूकोज अमाउंट बढ़ जाती हैं तो इसके नतीजे में जो पेरिफेरल ग्लूकोज रीअपटेक होता है, इंसुलिन, बेसिकली पहले हम इंसुलिन को बात करेंगे। इंसुलिन की सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाती है। जब इंसुलिन की सिक्रीशन जब डिक्रीज़ हो जाती है तो इसके नतीजे में जो ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार होती है वो बढ़ जाती है और वो ब्लड में ही यानी कि उसका मिकदार ज़्यादा रहता है और इसके नतीजे में जो हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है यानी कि लीवर के अंदर की ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है क्योंकि वो भी ग्लूकागोन भी अपना काम करना छोड़ देता है और इसके नतीजे में जो मसल्स होते हैं जिसे हम पेरिफेरल मसल्स भी कहते हैं उससे भी ग्लूकोज को रीअपटेक नहीं किया जाता, यानी उसमें भी ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और इसके नतीजे में बेसिकली डायबिटीज़ कॉज हो जाती है। नाउ एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एपिडेमियोलॉजी यहाँ पर जो ग्लोबल प्रिवेलेंस है यानी कि पूरी दुनिया में जो इसका फैलाव है वो 425 यानी कि 4 to 5 मिलियन पीपल्स विद डायबिटीज़ इन 2017 के सर्वे के मुताबिक 425 मिलियंस लोग जो हैं 2017 के सर्वे के मुताबिक इस डिजीज़ का शिकार है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज टू 6 to 9 मिलियंस बाय 2045, जो कि तवक्को की जा सकती है कि 629 मिलियंस लोगों में ये फैल सकती हैं 2045 तक, यानी कि 2045 तक इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 629 मिलियन पीपल को डायबिटीज़ हो सकती है। WHO के एस्टिमेट के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 340 मिलियन पीपल्स विद डायबिटीज़ मेलिटस, 340 पीपल यानी कि 340 मिलियंस पीपल जो है आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में 340 मिलियंस लोग जो है मुब्तला है। दिस नंबर इंक्रीज बाय 3 to 5% ईच ईयर, और इसमें हर साल 3 से 5% इजाफा होता है। द etiological classification of diabetes principally separates diabetes mellitus into two main types. etiological classification, etiological से मुराद ये है कि कॉजेज़ के बुनियाद पर डायबिटीज़ को दो बेसिक ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक टाइप 1 है और दूसरे टाइप 2। विद टाइप 2 डायबिटीज़ अकाउंटिंग फॉर मोस्ट
ग्रेटर देन 85% ऑफ टोटल डायबिटीज़ मेलिटस प्रेवलेंस। इसमें टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो ग्रेटर देन 85% अमंग द टोटल डायबिटीज़ प्रेवलेंस। टोटल डायबिटीज़ प्रेवलेंस में से यानी कि फैलाव में से 85% डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जो है 85% इसकी फैलाव बढ़ चुकी है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस अकाउंट 5 to 10%, वाइल रिमेनिंग जो है उसमें 5 से 10% टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस है और ये वर्ल्ड वाइड में फैल चुका है। ओवरऑल ग्रोथ इन पॉपुलेशन इंक्रीज, तो जो ग्रोथ है पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और इसके नतीजे में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ रही है और इसके नतीजे में हायर रेशो ऑफ एजेड पॉपुलेशन यानी कि एजेड पॉपुलेशन की रेशो भी बढ़ रही है और इसके नतीजे में हाई एजेड पीपल जो है मोर प्रोन टू डायबिटीज़, उनमें ये खदशा जाहिर किया जाता है कि वो डायबिटीज़ के रिस्क पे चले जाते हैं। इंक्रीजिंग, इसके अलावा इंक्रीजिंग ओबेसिटी, मोटापा, इसके अलावा ट्रेंड्स इन अनहेल्थी डाइट्स एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये तमाम तर डायबिटीज़ को प्रोन कर सकते हैं यानी कि पीपल को डायबिटीज़ के प्रोन बना सकते हैं, इससे डायबिटीज़ हो सकती है। प्रेवलेंस डेटा ऑफ पाकिस्तान में इसकी क्या शर्रा है, शर्रा फैलाव क्या है। WHO with reference to the prevalence data of Pakistan 2016 National Diabetes Survey estimate 9.8% prevalence of type 2 diabetes of the total population in Pakistan। आलमी इदारा बराह सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक 2016 में जब सर्वे हो चुकी है उसके मुताबिक 9.8% टाइप 2 डायबिटीज़ का शरह फैल चुकी है पाकिस्तान के आबादी में। द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन डायबिटीज़ एटलस 2017 रैंक्स पाकिस्तान एट 10 of 221 countries of the world having 7.5 million cases of diabetes 20 to 79 years। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन डायबिटीज़ एटलस 2017 के सर्वे के मुताबिक उसमें पाकिस्तान 10वें सतह यानी कि 10वें लिस्ट में 10वीं सतह पर था 221 कंट्रीज़ में, यानी कि जो इनका लिस्ट बनता है 221 ममालिक में पाकिस्तान जो है 10वें रैंक पर था। डायबिटीज़ के शरह में 7.5 मिलियंस डायबिटीज़ जो हैं 20 साल से लेकर 80 साल के लोगों में 7.5 मिलियन डायबिटीज़ के केसेस अपीयर हो चुके थे। ये 2017 की बात है। द प्रिवेलेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस इन अर्बन एरियाज इज़ 14.81 एंड 10.34 इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के अर्बन एरिया से जो देहाती इलाके हैं उसमें 14.81 जो अर्बन यानी कि जो शहर के इलाके हैं उसमें 14.81% इसकी प्रेवेलेंस हो चुकी है, यानी कि डायबिटीज़ इतने पीपल में पाया जा रहा है। और 10.34 इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के देहाती इलाकों में 10.34% जो है यानी कि 3-4% पाकिस्तान के देहाती इलाकों में इसके पिलाव हो चुकी हैं। द प्रिवेलेंस इज़ हायर इन मेल्स देन फीमेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो डायबिटीज़ की शरह हैं वो मर्दों में ज़्यादा हैं बजाय ख़वातीन के। एंड मोर कॉमन इन अर्बन एरियाज एज़ कम्पेयर्ड टू द रूरल एरियाज़, और अर्बन एरिया में इसकी जो प्रिवेलेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ से अगर हम कंपेयर करें तो देहाती लोगों में इसकी प्रिवेलेंस कम है और शहरी इलाकों में इसकी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है। नाउ एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ की एटियोलॉजिकल से मुराद है कि कॉजेस के बेस पे कितने टाइप्स हैं। सो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, अदर स्पेसिफिक टाइप डायबिटीज़, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप्स है डायबिटीज़ के जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस GDM इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप 1 डायबिटीज़ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ इज कॉज बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी होता है और इसके नतीजे में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल जो ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, ये एडोलेसेंट्स और इसके अलावा चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है। डेली इंसुलिन रिप्लेसमेंट इज़ नेसेसरी, इंसुलिन को इनटेक करना इंजेक्शन के ज़रिए बहुत ज़रूरी होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ अ कैटाबॉलिक डिसऑर्डर। नाउ व्हाट इज कैटाबॉलिक डिसऑर्डर?
कैटाबॉलिक डिसऑर्डर ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं, यानी कि बॉडी के अपने ही कार्बोहाइड्रेट टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो खुद ही टूटना शुरू हो जाते हैं और इसके नतीजे में वेट जो है रिड्यूस हो जाता है। इट इज़ अ कैटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन, या तो इंसुलिन की कंप्लीटली कमी होगी जिससे कीटो एसिडोसिस होगा, इन एलिवेशन इन द ब्लड ग्लूकोज, इसके नतीजे में ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होगा, अ ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी फैट्स एंड प्रोटीन, और इसके नतीजे में जो बॉडी फैट्स हैं और प्रोटीन से उसकी ब्रेक डाउन भी होगी। ये यंग एज में कॉमन होता है, अलबत्ता ये किसी भी एज के पीपल को मुतासिर कर सकता है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है विच इज़ आइसोलेट डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय primarily by immune effector cells। अच्छा, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसके नतीजे में जो आइसोलेट सेल्स होते हैं अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा, वो इम्यून इफेक्टर सेल जिसे बी और टी सेल कहते हैं, ये एंडोजीनियस बीटा सेल एंटीजीन्स के ख़िलाफ़ अपने एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और फिर जो हमारा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजीन होता है वो इस पेनक्रियास के आइसोलेट सेल को पहचानने में नाकाम हो जाता है और इसके ख़िलाफ़ यानी कि जो इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल होते हैं उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है और जिसके नतीजे में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल यानी कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है और जब इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो तब इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है और जब इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है तो इसके नतीजे में टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस कॉज हो जाती है। नाउ 2 टाइप्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, 2 किस्म, इसमें फर्दर 2 टाइप्स है। एक को टाइप 1A के नाम से याद रखें जिसे हम इम्यून मेडिएटेड डायबिटीज़ कहते हैं और दूसरा जो है टाइप 1B यानी कि ये उसी का ही टाइप 1 का ही B पार्ट है और ये इडियोपैथिक होता है। इसमें जो ऑटो इम्यूनिटी होती है उसको डेफिनेटिव यानी कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ये इडियोपैथिक भी हो सकता है। इसमें भी मज़ीद 2 टाइप से डायबिटीज़ मेलिटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो पहले वाला टाइप 1A यानी कि टाइप 1 का A पार्ट है जो इम्यून मेडिएटेड डायबिटीज़ भी कहलाता है और टाइप 2 इडियोपैथिक डायबिटीज़ भी कहलाता है। कॉजेज़ ऑफ टाइप 1A, जो टाइप 1 का A टाइप है जिसे इम्यून मेडिएटेड डायबिटीज़ कहते हैं, उसके कॉजेज़ में जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी टू डेवलप ऑटो इम्यून डिजीज़, इसमें जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, जीन्स में एरर आ जाता है और इसके नतीजे में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड कॉज जो एनवायरमेंटल एजेंट्स, ठीक है, एनवायरमेंटल एजेंट्स में बहुत वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्रॉमा वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले हम जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी टू डेवलप ऑटो इम्यून डिजीज़ इसको डिस्कस करेंगे। टाइप 1A डायबिटीज़, इम्यून मेडिएटेड डायबिटीज़ किससे होते हैं? अबाउट 10% ऑफ ऑल पीपल विद डायबिटीज़ मेलिटस हैव टाइप 1 डिजीज़। सो यू मस्ट रिमेंबर 10% तमाम पीपल में 10% जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, यानी कि इसकी जो प्रिवेलेंस है वो बिल्कुल कम है और बाकी 85% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है। डेवलप्स एट चाइल्डहुड, बिकम मैनिफेस्ट एट प्यूबर्टी एंड प्रोग्रेस विद एज। चाइल्डहुड में डेवलप होता है और फिर जब यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि ह्यूमन जो जब बाले हो जाते हैं तो उसके नतीजे में यानी कि बिटवीन द एज ऑफ 16-17 उसके मैनिफेस्टेशन अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसके मैनिफेस्टेशन में इजाफा होता है। करेक्टराइज्ड बाय ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ रिजल्ट फ्रॉम अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन दैट इज़ डायबिटोजेनिक जीन सजेस्टेड। इसमें क्या होता है, जो डायबिटोजेनिक जीन्स होती है उसमें बेसिकली एरर आ जाता है। तो टाइप 1A डायबिटीज़ जो है ये जेनेटिक प्रीडिपोजिशन से कॉज होता है। हाईएस्ट इनहेरिटेड रिस्क ऑफ टाइप 1 इन सिबलिंग्स, यानी कि सिबलिंग्स बहन भाइयों में इसका जो इनहेरिटेड लिंक होता है वो बढ़ जाती है, यानी कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, बहन भाइयों में भी फैल सकता है पेरेंट्स से। डिटेक्शन ऑफ ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज अगेंस्ट आइसोलेट्स एंटीजीन्स इन सीरम ऑफ टाइप 1 डायबिटीज प्रेजेंट इन एसिम्प्टोमेटिक फैमिली मेम्बर्स। एसिम्प्टोमेटिक फैमिली मेम्बर्स यानी कि उनमें अलामात तो नहीं होते लेकिन जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं अपने ही बॉडी के, अपने ही एंटीबॉडीज़ अपने ही पेनक्रियास के ख़िलाफ़ पाए जाते हैं एसिम्प्टोमेटिक फैमिली में।
मोस्ट पेशेंट आर डिपेंडेंट ऑन एक्सोजीनियस इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं वो एक्सोजीनियस इंसुलिन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। पेशेंट प्रोन टू कीटो एसिडोसिस, पेशेंट में कीटो एसिडोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ऑटो इम्यूनिटी इन टाइप 1A, ऑटो इम्यूनिटी कैसे होती है यही पढ़ेंगे सबसे पहले। टाइप 1 यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में टाइप 1 इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ आइसोलेट सेल्स एंटीबॉडीज और इंसुलिन एंटीबॉडीज। बेसिकली ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो पेनक्रियास होता है उसके सेल को पहचानने में नाकाम हो जाता है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA जब ये नाकाम हो जाते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में ये होता है कि पेनक्रियास की बीटा सेल को हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता, पहचानता नहीं है और उसके ख़िलाफ़ इंसुलिन के ख़िलाफ़ या बीटा सेल के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है और इसके नतीजे में इंसुलिन के अंदर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। आइसोलेट सेल्स एंटीबॉडीज़ एक्ट अगेंस्ट बीटा सेल एंड डिस्ट्रॉय दी सेल। जो आइसोलेट सेल्स होते हैं उसके एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं उसके खिलाफ और उसके नतीजे में बीटा सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेसिकली टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट आल्सो प्ले अ रोल इन सेल डिस्ट्रक्शन। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से ही सबसे पहले डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। वो बेसिकली आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उसके बाद ही जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। टाइप 1 में आल्सो बी एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून डिजीज लाइक Hashimoto's thyroiditis, a decent disease, thus providing a clue that type 1 diabetes is autoimmune origin। अच्छा, ये जो अदर इम्यून डिजीज़ होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसे हाशिमोटो या थायरोइडाइटिस एडिसन डिजीज़, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गए इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि बेसिकली टाइप 1 जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पैथोफिजियोलॉजी, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस की पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टाइप 1 होती है। सबसे पहले जीन्स में ख़राबी आ जाती हैं जिसे हम डायबिटोजेनिक जीन्स कहते हैं। उस जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है और इसके नतीजे में इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू टाइप 1 यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बॉडी होती है वो ससेप्टिबल होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस की। और बहुत सारे जीन्स होते हैं, यानी जो जीन्स होते हैं बेसिकली वो जीन्स का काम करते हैं, वो कोड के तौर पे काम करते हैं। और जब वो डायबिटोजेनिक जीन्स में ख़राबी आ जाती है तो इसके नतीजे में जो मेंबर होता है या जो ह्यूमन होता है वो प्रोन हो जाते हैं डायबिटीज़ मेलिटस का। जीन्स एसोसिएटेड विद टाइप 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइप 1 में जो जीन्स एसोसिएटेड होते हैं DR3, DR4 एंड DQ, ये जीन्स होते हैं। दे नॉर्मली कोड फॉर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन का कोड देते हैं। देट मॉड्यूलेट कंट्रोल द टी सेल रिस्पॉन्स, ये टी सेल के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। और जब इस जीन्स में ख़राबी आ जाएगी तो टी सेल का रिस्पॉन्स कंट्रोल नहीं होगा और जब टी सेल का रिस्पॉन्स कंट्रोल नहीं होगा तो टी सेल क्या करेंगे, टी सेल बी सेल को स्टिमुलेट करेंगे। बी सेल क्या करेंगे, बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और एंटीबॉडीज़ आके बीटा सेल को डिस्ट्रक्शन करेंगे, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। और जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो इसके नतीजे में बेसिकली इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप होगी और जब इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप होगी तो इसके नतीजे में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस विच इज़ आल्सो नाउन एज अ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस कॉज हो जाएगा। तो नॉर्मली ये जीन्स जैसे DR3, DR4 और DQ ये क्या करता है, ये प्रोटीन को कोड देता है जो हमारे सेल्स के ऊपर प्रोटीन होते हैं जिससे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजीन। ये HLA का काम क्या होता है, ये बेसिकली HLA हमारे हर एक सेल के ऊपर प्रोटीन होता है जिसे HLA रिकॉग्नाइज करता है। अब जब ये जीन्स ख़राब हो जाएंगे तो बेसिकली ये प्रोटीन का कोड ही नहीं करेंगे और HLA क्या करेगा, HLA बेसिकली उस सेल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, उसे इस तरह तस्वुर करेंगे कि ये बाहर से आए हुए एंटीजीन है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली ये जीन्स DR3 और DR4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DQ ये क्या करते हैं, ये HLA को कंट्रीब्यूशन देता है, HLA को हिंट्स देता है, हमारे सेल के ऊपर प्रोटीन को कोड देता है और जो ऑटो इम्यून जो हमारा अपने इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको मेंटेन रखता है नॉर्मली। अल्टरनेशन इन दीज जीन वेदर थ्रू स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस म्यूटेशन कॉजेस, किसी भी वजह से या खुद ब खुद इसमें म्यूटेशन हो जाती है या किसी भी वजह से या जेनेटिकली म्यूटेशन हो जाती है तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है। सबसे पहले वेरिएशन इन द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ क्लास 2
MHC जो क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी होती है, बेसिकली इसके खिलाफ ये क्या करता है, ये इसमें वेरिएशन आ जाता है, वेरिएशन इन द एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं क्लास 2 के मॉलिक्यूल, इस क्लास 2 MHC को बेसिकली हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजीन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ये बेसिकली एंटीजीन जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के सेल है, उसको ये क्लास 2 के जो MHC मॉलिक्यूल्स है जिसे हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजीन कहते हैं, ये रिकॉग्नाइज करता है। अब जब एंटीजीन बाइंडिंग साइट के ऊपर प्रोटीन को ही ये पहचानेगा नहीं तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मॉड्यूलेट टी सेल रिस्पॉन्स दैट स्टार्ट सेल मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ बी सेल। जो बी सेल होंगे तो बी सेल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी टी सेल, क्योंकि टी सेल क्या करेंगे, टी सेल बेसिकली बी सेल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और इसके नतीजे में बी सेल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज़, जो ICA जो है ये आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज़ हैं, और बेसिकली ICA ही जब बन जाता है तो इसके नतीजे में बीटा सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंसुलिन के खिलाफ AAI एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इंसुलिन, आइसोलेट के खिलाफ यानी आइसोलेट सेल के खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ बन जाती है तो इसके नतीजे में बेसिकली डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजीन जिसे हम क्लास 2 MHC भी कहते हैं, इस मॉलिक्यूल्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आ जाती हैं, ये हमारे सेल को पहचानने में नाकाम हो जाते हैं, फिर उससे बी सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और जब बी सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके नतीजे में इंसुलिन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, बीटा सेल के ख़िलाफ़ जो है यानी कि आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज़ जिसे हम ICA कहते हैं वो बनना शुरू हो जाता है, और जब ICA बनना शुरू हो जाता है तो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसे हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं अगेंस्ट बी सेल। इसके नतीजे में बीटा सेल की इंजरी होगी, जब बीटा सेल की इंजरी होगी तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बी सेल, अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, और इसके नतीजे में एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, और इसके नतीजे में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस कॉज हो जाएगा। तो ये सिंपल इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। ओके, इंसुलिन जो बेसिकली ICA एंटीबॉडी जिसे हम आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, 70 to 80% ऑफ पर्सन, 70 से 80% उन लोगों में ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, उनके सीरम में, उनके ब्लड के सीरम में। जो नए डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ में, उनमें जब टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है तो 70 से 80% उन लोगों में ICA जिसे हम आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज़ कहते हैं वो मौजूद होती हैं। The presence of ICA provides strong evidence for an autoimmune origin and pathophysiology of type 1 diabetes mellitus। जब ICA मौजूद होती हैं जिसे हम आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जब ये एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है तो इससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है, यानी कि एक मजबूत जो है डायग्नोसिस हो जाती है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस है। और बेसिकली द फंडामेंटल इम्यून एबनॉर्मलिटी इन टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ फेलर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस इन टी सेल। जो टी सेल के अंदर खुद का एक टॉलरेंस होता है, सेल्फ टॉलरेंस होता है जो टी सेल को इनहिबिट करता है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में बेसिकली फेल हो जाता है, और इसके नतीजे में बेसिकली और इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम ऐसे पेशेंट का फेल भी होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को पढ़ेंगे। बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वायरल इन्फेक्शन शामिल है, e.g. रूबीला, मीजल्स, मम्स, ये सारे वायरस इन्फेक्शन जो वायरस हैं इससे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी हमारे इम्यून जो प्रोसेस होता है उसको प्रोन कर देता है, उसमें बेसिकली वीकनेस पैदा कर देती है। इसके अलावा काउ मिल्क से भी हो सकता है, इन्फेंसी के दौरान जब माएँ अपने बच्चों को गाय की दूध देती हैं तो उससे भी, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये क्या करते हैं, ये प्ले रोल एज इन द काउ मिल्क एल्बुमिन रिएक्ट विद आइसोलेट सेल ऑफ पेनक्रियास, इसमें एल्बुमिन पाया जाता है, और ये एल्बुमिन क्या करता है, ये जो पेनक्रियास के आइसोलेट सेल होते हैं उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। डायबिटीज़ की हम पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल। तो MHC क्लास 2 जैसे हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजीन्स, बेसिकली ये जीन के साथ लिंक हो जाता है और अदर जेनेटिक लोकाई होते हैं उसके साथ जुड़ जाता है, और उसके नतीजे में इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट नॉर्मल बीटा सेल के खिलाफ, जो नॉर्मल बीटा सेल होते हैं उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल में बेसिकली वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और इसके अलावा बीटा सेल में अल्टर हो जाएगा,
बीटा सेल में बेसिकली प्रोडक्शन की सिक्रीशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगा और इसके नतीजे में ऑटो इम्यून अटैक होगा जिससे बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होगी और टाइप 1 डायबिटीज़ कॉज हो जाएगी। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे हम इडियोपैथिक कहते हैं, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ का ए पार्ट है जिसे हम इडियोपैथिक कहते हैं। ये इडियोपैथिक होता है, जेनेटिक नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं होती, उन पेशेंट में ऑटो इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम इंडिकेट्स टाइप 1 डायबिटीज़। तो इस वजह से इसे इडियोपैथिक टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ये स्ट्रॉन्गली इनहेरिटेड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप 1 डायबिटीज़ इडियोपैथिक डायबिटीज़, इडियोपैथिक कहते हैं जिसके कॉजेस मालूम ना हो, ये इनहेरिटेड होता है। पीपल विथ डिसऑर्डर हैव एपिसोडिक कीटो एसिडोसिस, इनमें एपिसोडिक वक्फे से कीटो एसिडोसिस होता है क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है और इसकी वजह से कीटो एसिडोसिस होता है। नाउ अभी हम टाइप 2 डायबिटीज़ को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली हीट्रोजेनस कंडीशन होता है और इसके नतीजे में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार बन जाती है और ये बेसिकली इंसुलिन डेफिशिएंसी से होता है। या इसके साथ साथ ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर होता है, बोथ इम्पेयर्ड इंसुलिन रिलीज, या तो इंसुलिन की जो रिलीज होगी, इंसुलिन की सिक्रीशन वो स्टॉप होगी बीटा सेल डिस्फंक्शन की वजह से, या इसके अलावा एंड ऑर्गन इनसेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जो रिसेप्टर्स होंगे वो रिसेप्टर काम नहीं करेंगे। इट कैन बी एसोसिएटेड विद हाई नॉर्मल और लो इंसुलिन लेवल, इसमें इंसुलिन लेवल हाई भी होता है, इंसुलिन लेवल नॉर्मल भी होता है और इंसुलिन लेवल जो है ड्रॉप भी हो जाता है। मोस्ट पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़ आर ओल्डर एंड ओवर वेट, जो ओवर वेट के पीपल होते हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होता है। 80% ऑफ द पेशेंट्स आर ओबेस, इनमें 80% जो पेशेंट होते हैं वो ओबेस होते हैं, उनमें जो है ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है और बेसिकली ये इंडिकेटिंग लिंक होता है, यानी कि ये डायबिटीज़ को लिंक कर देता है टाइप 2 और ओबेसिटी, ये इंडिकेटिंग लिंक होती है। तो सबसे पहले हम बीटा सेल डिस्फंक्शन पढ़ेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ में। ये इनिशियल डिक्रीज इन बीटा सेल मास, ये जो बीटा सेल का मास होता है उसमें बेसिकली कमी आ जाती है और इसके नतीजे में बीटा सेल में एपोप्टोसिस होता है और डिक्रीज रीजनरेशन, यानी कि ये सेल दोबारा नहीं बनते, इनकी जो बनने का प्रोसेस होता है जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं वो स्लो हो जाता है क्योंकि सेल का जो प्रोग्राम डेथ सेल होता है वो बढ़ जाता है, एपोप्टोसिस बढ़ जाते हैं। एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है और जब ये बढ़ जाते हैं तो रीजनरेशन नहीं होती, दोबारा ये सेल नहीं बनते। इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन में जब रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो इसके नतीजे में बीटा सेल एग्जॉस्शन हो जाती है और इसके नतीजे में क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया जो है बीटा सेल को इंड्यूस कर देता है जिसकी वजह से ग्लूकोटॉक्सिसिटी हो जाती है। क्रोनिक एलिवेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड कॉज टॉक्सिसिटी टू बीटा सेल, जो फ्री फैटी एसिड की मिकदार होती है यानी जिसे मोटापा कहते हैं, जब वो बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में भी बीटा सेल जो है टॉक्सिक हो जाते हैं, बीटा सेल जो है अपना काम करना छोड़ देते हैं जिसे हम लिपोटॉक्सिसिटी कहते हैं। इसके अलावा सेकेंड कॉज में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्ट हो जाते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द फेलियर ऑफ टारगेट टिश्यू टू रिस्पॉन्स नॉर्मली टू इंसुलिन, जो टारगेट टिश्यूज़ होते हैं जिसके ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टर कहते हैं। डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन मसल्स, ये ग्लूकोज जो मसल्स होते हैं यानी कि मसल से ग्लूकोज को अपटेक करना, ग्लूकोज को जो है एब्जॉर्ब करना मसल से, वो इसमें नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिड्यूस ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होगी बेसिकली ग्लाइकोलिसिस और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन लीवर में ये भी रिड्यूस हो जाएंगे। इनएबिलिटी टू सप्रेस हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं वो भी सप्रेस नहीं होगा, वो भी नहीं रुकेगा लीवर के अंदर। अदर मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ इन इंसुलिन रेजिस्टेंस आर, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में कुछ अदर मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ है उसमें हाई लेवल ऑफ प्लाज्मा ट्राइग्लाइसराइड, प्लाज्मा में ट्राइग्लाइसराइड्स की मिकदार जो है बढ़ जाएगी और इसके अलावा लो लेवल ऑफ HDLs जिसे हम हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन कहते हैं उसकी मिकदार भी कम हो जाएगी। हाइपरटेंशन होगा और इसके अलावा सिस्टमिक इन्फ्लामेशन होगी। सिस्टमिक इन्फ्लामेशन क्यों होगी? क्योंकि प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, ये भी इम्यून सेल होते हैं, ये रिलीज हो जाएंगे। इसके अलावा एबनॉर्मल फेब्रिनोलिसिस, फेब्रिन यानी कि फेब्रिन टूटेंगे
और इसके अलावा मैक्रोवास्कुलर डिजीज़, जैसे हम कोरोनरी आर्टरी भी कहते हैं, और इसके अलावा सेरिब्रोवास्कुलर एंड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, ये भी इसमें बनना शुरू हो जाएंगे। ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, ओबेसिटी और टाइप 2 को हम डिस्कस करेंगे। टाइप 2 को तो भी पढ़ लिया है, लेकिन ओबेसिटी के साथ क्या लिंक है? ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद टाइप 2 डायबिटीज़। ओबेसिटी एसोसिएटेड होता है टाइप 2 डायबिटीज़। बेसिकली ओबेसिटी की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज़ कॉज होता है। ओबेसिटी कॉज इंक्रीज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का जो एक्शन होता है उसको जो है रेजिस्ट कर देता है, यानी कि मुज़ाहमत बढ़ जाती है। बीटा सेल जो है इंसुलिन की जो सिक्रीशन होगी वो क्या करेंगे, बीटा सेल इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाएगा ताकि ग्लूकोज का जो मेंटेन लेवल होता है ब्लड ग्लूकोज का वो मेंटेन रहे। लेकिन इसके बावजूद भी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि इंसुलिन के जो रिसेप्टर होंगे वो काम नहीं करेंगे मोटापा की वजह से। तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में हाइपर इंसुलिनीमिया होगा। हाइपर इंसुलिनीमिया से मुराद ये है कि इंसुलिन की सिक्रीशन तो होगी, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा होगा, उनके टारगेट ऑर्गन्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे। इस कंडीशन को हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। इम्पेयर्ड सेपरेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय लीवर, हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज की प्रोडक्शन लीवर के ज़रिए इम्पेयर्ड हो जाएगी, यानी कि सप्रेस हो जाएगी, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी। इसके अलावा टाइप 2 ओबेसिटी, टाइप ऑफ ओबेसिटी जिसे हम डायबिसिटी भी कहते हैं, इसमें सेंट्रल ओबेसिटी है और दूसरा पेरिफेरल ओबेसिटी है। तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन है डायबिटीज़ मेलिटस के। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं, टाइप 2 को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। ये समरी है दोनों टाइप 1 की, टाइप 1 और टाइप 2। बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होगी और इसके नतीजे में इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी। यूजुअली अराइजेज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी या इसके अलावा इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी, या एक ही टाइम पे दोनों भी होंगे। बेसिकली ये इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ मेलिटस होता है और इसके नतीजे में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल की ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, यानी अपने ही इम्यून सेल जो है बीटा सेल को डिस्ट्रॉय। इडियोपैथिक टाइप 1 रिफर टू फॉर्म्स दैट हैव नो नाउन कॉज। इसमें इडियोपैथिक टाइप 1 जो है उसका कोई कॉज होता ही नहीं है, इस वजह से इसे हम इडियोपैथिक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और सी, इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से भी होता है। ये यहाँ पे आप सिंपल समझ सकते हो, ये हेल्थी इंसुलिन है, हेल्थी पेनक्रियाज है, इनसे इंसुलिन की सिक्रीशन हो रही है। ये इंसुलिन के रिसेप्टर से, ग्लूकोज रिसेप्टर से बेसिकली क्या करते हैं, ये इंसुलिन के रिसेप्टर से ये आके क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को बेसिकली इनकाउंटर कर रहे हैं। टाइप 1 में आप देख सकते हो पेनक्रियाज फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ग्लूकोज जो है रिसेप्टर उसको अपटेक नहीं कर रहा। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होता है वो जो सेल होता है, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, अपना काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाते और ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। सेकेंडरी डायबिटीज़ बेसिकली ये अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ है, ये किसी भी बीमारी की वजह से होता है, जैसे कि एक्यूट एंड क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट और क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस से भी हो सकता है, सम ड्रग से भी हो सकता है, और इसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि एडिसन डिजीज उससे भी हो सकता है, और भी बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है और डिलीवरी के बाद जो है ये डिसअपीयर हो जाता है। इसके नतीजे में जो बर्थ वेट होता है वो बढ़ जाता है और बेबी जो है बेसिकली उसका वेट जो है इंक्रीज़ हो जाता है। बेबी जो हेल्थी होता है टिल डेथ तक जो है बेबी हेल्थी रहता है और उसके बाद बेबी की डेथ हो जाती है। सिम्टम्स, कलेक्टिवली इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे। टाइप 1 में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगी, जिसे हम नॉक्टूरिया या पोलीयूरिया भी कहते हैं। इसमें प्यास लगेगी, थर्स्टी फील करेगा, फटीज होगी। इसके अलावा कीटोन्स मौजूद होंगे ब्लड में, यूरिन में कीटोन्स मौजूद होंगे, और एसीटोन्स ऑन ब्रीथ, सांस लेते वक्त जो है एसीटोन्स की फीलिंग आएगी। और इसके अलावा वेट लॉस कैन बी ड्रामेटिक, यानी कि सम टाइम इसमें वेट भी लॉस हो सकता है। और इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन हो गए, मसल्स क्रैम्प्स हो गए, ब्लड विजन, प्यूरेटिस, ये सारे इसके सिम्टम्स में शामिल है टाइप 1 के। टाइप 2 में जो है एक्सेसिव थर्स्ट, इसमें जो प्यास है वो शिद्दत की प्यास लगेगी,
यूरिनेशन भी फ्रिक्वेंट होगी, फटीज भी होगी, ब्लड विजन भी होगी, और इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होगा, और इसमें समटाइम्स वेट लॉस होगा, और समटाइम कीटोन्स पे मौजूद होंगे, और इसके तकरीबन टाइप 1 और टाइप 2 के सिम्टम्स सेम है। गेस्टेशनल बेसिकली ये डायबिटीज़ होता है, ये कोई ख़ास सिम्टम्स कोस नहीं करते, लेकिन इसके नतीजे में वेट गेन हो जाते हैं, मदर का वेट बढ़ जाता है, पेट का वज़न बढ़ जाता है, और इसके अलावा एक्सेसिव हंगर, भूख भी लगती है, मदर को प्यास भी लगती है, और इसके अलावा यूरिन का बार बार आता है, और रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट सिम्टम ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़। नाउ क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, किस तरह डायग्नोस करें, क्या क्राइटेरिया है डायबिटीज़ मेलिटस का। सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ प्लस कैजुअल प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज मिकदार होगी तो ये बेसिकली डायबिटीज़ को इंडिकेट करेगा। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ग्रेटर देन 1 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग इज डिफाइंड एज नो कैलोरिक इंटेक फॉर लास्ट 8 आवर्स। 8 घंटे तक कोई कैलोरी इंटेक नहीं होगी, कोई खाने पीने की अशिया नहीं खाएंगे, और उसके बाद टेस्ट किया जाएगा, और अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू आ गई तो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये डायबिटीज़ को इंडिकेट करेंगे। 100 से लेकर 1 to 5 जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये प्री डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। 2 आवर्स पोस्ट लोडेड ग्लूकोज ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ड्यूरिंग द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के दौरान 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये भी बेसिकली डायबिटीज़ को इंडिकेट करेंगे, और 140 से लेकर 199 प्री डायबिटीज़ को इंडिकेट करेंगे। जो टेस्ट होता है वो टेस्ट WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक जो है इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। पहले जो है 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज को पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा, उसको बेसिकली पेशेंट ओरली पिएगा या कोई खाने की चीज़ जिससे 75 ग्राम ग्लूकोज जो है बॉडी में चला जाए, और उसके बाद जो है 2 आवर्स के बाद इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जैसे RBS, FBS और हीमोग्लोबिन A1C। RBS रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है, FBS को हम फास्टिंग ग्लूकोज ब्लड टेस्ट कहते हैं। रैंडम जो है ये खाना खाने के बाद ही होते हैं, रैंडम किसी भी टाइम आप ले सकते हो। फास्टिंग ये नहार मुँह होता है, और HbA1c प्रीवियस 2 और 3 मंथ्स के ब्लड में ग्लूकोज के मिकदार को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, बेसिकली सिंपल, आप या तो ब्लड सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लो, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद बेसिकली ब्लड में ये लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है, और लेबॉर्ट्री में अगर ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ गया या इतना आ गया तो इसके नतीजे में पर्सनस जो है डायबिटीज़ का प्रोन होगा, डायबिटीज़ उसमें डायग्नोस होगी, और फर्दर उसकी कंफर्मेशन के लिए HbA1c करेंगे। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 8 घंटे तक कोई कैलोरिक इंटेक नहीं होनी चाहिए कंप्लीटली, यानी कि पूरे रात कुछ खाना नहीं चाहिए या 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, उसके बाद ये टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। और इसमें बेसिकली फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है 1 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो इट्स मीन के डायबिटीज़ मौजूद है, डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होगी। और बेसिकली ये फिंगर टिप्स के ज़रिए भी किया जा सकता है। ये एक किस्म का डिजिटल डिवाइस है जिसे हम बेसिकली ग्लूकोमीटर कहते हैं, उसके ज़रिए भी किया जाता है। एक छोटी सी नीडल आती है जो इस पेन में लगती हैं, और इसको फिंगर पर जो है प्रिक मारते हैं, प्रिक मारने के बाद उससे ब्लड के ड्रॉप गिरते हैं, और उसको यहाँ पे मशीन में एक स्ट्रिप लगाते हैं, और उसके स्ट्रिप के करीब एक ब्लड ड्रॉप जो है ये स्ट्रिप इनहेल कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है। अलबत्ता ये लेबॉर्ट्री से भी किया जा सकता है। हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट पिछले 2 से 3 महीनों के खून में ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट करता है। ये बेसिकली जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग को मेंटेन करता है कि ग्लूकोज लास्ट 3 मंथ में या लास्ट 2 मंथ में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी थी, इस चीज़ को ये डायग्नोस करता है। HbA1c की 4 से 6% जो है ये नॉर्मल वैल्यू है, और अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसके नतीजे में बेसिकली HbA1c की वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये भी ब्लड। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का क्या एडवर्स इम्पैक्ट होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर, ये भी इंतहाई अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले हम नॉन ईस्टरफाइड फ्री फैटी एसिड, जो फ्री फैटी एसिड होता है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद एडिपोकाइंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इन्फ्लामेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नॉन ईस्टरफाइड फ्री फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे।
ट्राइग्लिसराइड इन मसल्स इन लीवर्स ऑफ ओबेस। जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ओबेस यानी कि मोटे लोगों में जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं लीवर में, उसकी वजह से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि जो फैटी एसिड होती है वो ऑक्सीडाइज होता है। जब फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होता है तो उसके नतीजे में टॉक्सिसिटी जो है इंटरमीडिएट्स हो जाती है, यानी कि फैटी एसिड की वजह से जो टॉक्सिसिटी पैदा होती है वो इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और जब इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो वो इंसुलिन रिसेप्टर जो है बेसिकली इंसुलिन को सिग्नल करने वाले जो सेल होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं, वो उनको कमज़ोर करेंगे और इसके नतीजे में ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेंगे और इसके नतीजे में हाइपरग्लाइसीमिया होगा। नेक्स्ट एडिपोकाइंस। एडिपोकाइंस बेसिकली एडिपोकाइंस सीक्रेटेड बाय द एडिपोज टिश्यूज इन नॉन ओबेस इंडिविजुअल। जो नॉन ओबेस इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें एडिपोकाइंस ये एक किस्म का वी कैन से हार्मोन भी है, ये बेसिकली नॉन ओबेस पीपल्स होते हैं उनमें ये प्रोड्यूस होता है। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेसिकली इम्प्रूव करता है। एडिपोकाइंस डिक्रीज बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से ये डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वेट बढ़ जाते हैं तो इसके नतीजे में एडिपोकाइंस भी डिक्रीज हो जाती है। एडिपोकाइंस जब डिक्रीज होगी तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी, इंसुलिन का फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा और इसके नतीजे में टिश्यू अपटेक ऑफ ग्लूकोज भी कम हो जाएगा और इसके नतीजे में भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ये तमाम जो है ओबेसिटी टाइप 2 डायबिटीज़ की बात हो रही है। इसके बाद इन्फ्लामेशन है। प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस सीक्रेटेड बाय एडिपोज टिश्यू टू फैट डिपॉजिट। फैट को डिपॉजिट करने के लिए प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस हमारी अपने इम्यून सेल होते हैं वो सीक्रेट होते हैं एडिपोज टिश्यू से और इसकी वजह से बेसिकली ओबेसिटी जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसे प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस कहते हैं, वो बढ़ जाती है और इसके नतीजे में इंसुलिन रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की वजह से। और जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो इसके नतीजे में भी टिश्यू अपटेक ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है और टिश्यू अपटेक ऑफ ग्लूकोज जब डिक्रीज हो जाता है तो इसके नतीजे में भी हाइपरग्लाइसीमिया कॉज हो जाता है। नाउ पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के पैथोजेनेसिस है। सबसे पहले ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिकली भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल या लाइफ स्टाइल फैक्टर से भी हो सकता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी और इसके अलावा कंपनसेटरी बीटा सेल हाइपरप्लेसिया, बीटा सेल में कंपनसेशन होगी, अपने आप को कंपनसेट करेगा। हाइपरप्लेसिया होगी, उस सेल की तादाद में थोड़ा सा इजाफा होगा और इसके नतीजे में नॉर्मल ग्लाइसीमिया होगा। नॉर्मल ग्लाइसीमिया अगर हाइपरप्लेसिया होगा कंपनसेटरी। अगर बीटा सेल जो है फेल हो गए तो उसके नतीजे में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगी और अगर बीटा सेल लेट फेल हो गए यानी कि देर कुछ टाइम के बाद बीटा सेल फेल हो गए तो इसकी वजह से डायबिटीज़ होगी और ये डायबिटीज़ बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से होगी। ना वाई थ्री पोलिस क्या होती है? इंसुलिन डेफिशिएंसी या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से त्रिपोलिया, जिसे हम त्रिपोलिस भी कहते हैं, पॉलीफेजिया, ठीक है। और इसके अलावा पॉलीफेजिया के बाद जो है हाइपरग्लाइसीमिया से पॉलीयूरिया भी होता है और पॉलीडिप्सिया भी होता है। यानी कि पॉलीफेजिया भूख का बार बार लगना, पॉलीयूरिया पेशाब का बार बार आना और पॉलीडिप्सिया बेसिकली प्यास का लगना। इसके नतीजे में क्या होते हैं, जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो इसके नतीजे में जो टिश्यू ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होती है वो बेसिकली डिक्रीज़ हो जाती है। जब वो डिक्रीज़ हो जाती है तो ये एडिपोज टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, यानी कि उनके ऊपर उनको जो है इफ़ेक्ट कर देता है और उनको जब इफ़ेक्ट करेंगे तो एडिपोज टिश्यूज़ जब इफ़ेक्ट होगा तो उसको जैसे लिपोलिसिस यानी कि फैटी एसिड की ब्रेकडाउन होगी और जब फैटी एसिड की ब्रेकडाउन होगी तो इससे भी पॉलीफेजिया हो सकता है। मसल टिश्यू को जब इफेक्ट करेगा तो इसकी वजह से प्रोटीन टूटेगा, इसकी वजह से भी पॉलीफेजिया होगा, बॉडी वेट रिड्यूस होगी। इसके अलावा बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे वो टूटेंगे, कीटोजेनेसिस होगी, इसकी वजह से कीटो एसिडोसिस होगा, कीटोन और एसिड की मिकदार किडनीज़ में ब्लड में बढ़ जाएगी और इसके नतीजे में किडनी में भी आ सकता है ये, या इसके अलावा डायबिटिक कोमा पेशेंट जो है कोमा में भी जा सकता है। कीटोन यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, ब्लड में कीटोन भी यूरिन में कीटोन भी जाएगा और इसके अलावा ग्लूकोज भी जाएगा और इसके नतीजे में क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया तो इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा और ये किडनी के ऊपर काम करेगा। किडनी के ऊपर जब ये काम करेगा तो किडनी के ज़रिए कीटोन यूरिया भी जाएगा, ग्लूकोज यूरिया भी जाएगा
क्योंकि कीटो एसिड बन गया। कीटो एसिड क्यों बन गया? क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में टूट रहा है, इसकी वजह से कीटो एसिडोसिस होगा, कीटो यूरिया होगा, ग्लाइकोज यूरिया होगा, जिसकी वजह से डायबिटिक कोमा भी हो सकता है। और जब कीटो यूरिया होगा, ग्लाइकोज यूरिया होगा, तो इसकी वजह से पोली यूरिया होगा, बार बार पेशाब आएगा और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से पोलीडिप्सिया भी होगा। पोलीडिप्सिया से मुराद बेसिकली बार बार जो है प्यास लगेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा बॉडी का। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, 3 एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है: डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। सबसे पहले हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को पढ़ेंगे। इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड ग्लूकागोन एक्सेस, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी और ग्लूकागोन ज़्यादा हो जाएगा। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी और ग्लूकागोन की इनसफिशिएंसी होगी, ग्लूकागोन्स जो एफिशिएंसी होगी ग्लूकागोन्स की, तो इसके नतीजे में क्या होगा? ये क्या करेंगे? डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो इसके नतीजे में जो ग्लूकोज अपटेक होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और इसके नतीजे में प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड की जब ब्रेकडाउन होगी तो बेसिकली उसके नतीजे में क्या होगा उसको लेटर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद लिपोलिसिस भी हो सकता है। लिपोलिसिस यानी कि फैट्स का टूटना, ग्लाइसरोल में टूटेंगे और फ्री फैटी एसिड में टूटेंगे। जब ये फ्री फैटी एसिड में टूटेंगे तो ये आके कीटोन बनाएगा। कीटोन जब बनाएगा तो उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा और इससे CNS डिप्रेशन होगी और पेशेंट कोमे में जा सकता है। इसके अलावा ग्लाइसरोल क्या करेंगे? ग्लाइसरोल और अमाइनो एसिड ये दोनों ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस से मुराद ये है कि ये क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन तो अपना काम करेगा, तो वो क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और इसके नतीजे में ग्लूकोज की वजह से ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया होगा और इसके नतीजे में ऑस्मोटिक डायूरिसिस यानी कि बार बार यूरिन आएगा और इसके नतीजे में बेसिकली जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लॉस हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन भी होगी और इसके अलावा सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है। नाउ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। ये हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होगा। अच्छा, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होते हैं? जब ग्लूकोज में यानी ब्लड में 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा। सबसे पहले हम हाइपर ऑस्मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। हाइपर ऑस्मोलरिटी से मुराद ये है कि हर एक सेल में ग्लूकोज और सोडियम की मिकदार बढ़ जाएगी। इवन 310 ऑस्मोलरिटी जो है पर लीटर बढ़ जाएगी। इसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी होगी, एब्सेंस ऑफ कीटोएसिडोसिस नहीं होगी और इसके अलावा सेंसोरियम की बेसिकली डिप्रेशन होगी। बॉडी जो है सेंसरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगी और इसकी वजह से ही हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट बनेगा। मैनिफेस्टेशन, हाइपरग्लाइसीमिया में डिहाइड्रेशन होगी, एक्सेसिव थर्स्ट होगा, प्यास का बार बार लगेगा, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स, पुलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ब्रेन सेल से वाटर जो है निकलते जाएंगे और इसके अलावा ग्रैंड माल सीजर बेसिकली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्शियसनेस लॉस होगी और इसके अलावा मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगी और इसके अलावा हेमीपेरेसिस होगी और इसके अलावा बेबीनेस्की रिफ्लेक्स होगी। बेबीनेस्की रिफ्लेक्स यानी कि जो पाँव में रिफ्लेक्स होगी टो की तरफ, अगर किसी चीज़ से टच करोगे तो पाँव में तेज़ी के साथ रिफ्लेक्स होगी। एफेजिया यानी कि बोलने की सलाहियत भी डिस्टर्ब हो जाएगी और इसके अलावा मसल फेस्टिकुलेशन से मतलब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसके अलावा हेमी एनोफिया से मुराद ये है कि यानी कि आधे साइड पर नज़र जो है वो लगेगा और आधे साइड पर नज़र नहीं लगेगा और इसके अलावा निस्टेगमस इनवॉलंटरी मूवमेंट को कहते हैं, बॉडी जो है इनवॉलंटरी हिलेगी। विजुअल हिलोसिनेशन, ये तमाम मैनिफेस्टेशन है हाइपरग्लाइसीमिया के। इसके बाद है हाइपोग्लाइसीमिया, इट अकर्स फ्रॉम रिलेटिव एक्सेस ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। इंसुलिन जब ब्लड में बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट में भी हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन की मिकदार जब बढ़ जाएगी तो वो तमाम ग्लूकोज को
कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, तो इसकी वजह से ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और इसके नतीजे में ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाएगा और इसके नतीजे में पीपल्स को जो है यानी कि लोगों को जो पेशेंट होते हैं उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का, और इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देते हैं जिससे हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन जो है ट्रीट कर देते हैं, उसके ठीक कर देते हैं। इससे क्या होते हैं, सेरिब्रल फंक्शन में अल्टरनेशन आ जाती है और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन हेडेक होगा, डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा बिहेवियर में अल्टरनेशन आएगी, डिस्टर्बन होगी, कोमे में भी जा सकता है पेशेंट जो है, सीजर पेशेंट को दौरे भी आ सकते हैं और पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स भी हो सकता है। क्योंकि पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स क्या होगी, इसमें बेसिकली हार्ट बीट जो है डिक्रीज़ हो जाएगा और इसके नतीजे में एंजाइटी होगी, टेकिकार्डिया भी हो सकते हैं, हार्ट बीट बढ़ भी सकता है, स्वीटिंग भी हो सकती है, वाजो कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। वाजो कंस्ट्रक्शन से मुराद ब्लड आर्टरी जो है थिक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ सकता है इसके नतीजे में। इसके अलावा जो स्किन वेसल्स होते हैं उसमें भी वाजो कंस्ट्रक्शन होगी और स्किन जो है कूल काम होगा, ब्लड प्रेशर इसमें बिल्कुल गिर भी सकता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में आइस, जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसके अलावा डायबिटिक फूड भी डिस्टर्ब हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकता है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी हो सकता है, हाइपरटेंशन और इसके अलावा माइक्रो एंजियोपैथी, सेरिब्रल वास्कुलर इन्फेक्शन, हैमरेज, क्योंकि जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स होगी वो भी माइक्रो होगी, थिक हो जाएगी और इसके अलावा गैंग्रीन भी हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। ये इसके लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन है। जैसे कि माइक्रो वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ये डायबिटिक फूट है, इसमें जो वास्कुलरिटी होती है वो बिल्कुल माइक्रो हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, ये डायबिटिक फूट है, आप देख सकते हो गैंग्रीन की तरफ जा रही है। डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली कैटरेक्ट की फॉर्मेशन होती है और इसमें ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अदर पार्ट को डिस्कस करेंगे।